अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गलिवर्स ट्रेवल्स बाय जॉनथन स्विफ्ट की क्रिटिकल समरी पार्ट 2 के साथ वंस अगेन वी आर हियर। जी पार्ट 2 है रॉब डिंगनिग और चैप्टर नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें आपके मेनली जो डिस्कस हुए हैं वो मिस एडवेंचर्स हैं जो गलिवर ने वहाँ पर फेस किए। वो मिस एडवेंचर्स कौन कौन से हैं? लेट्स start with them. Number one, the queen's dwarf threw apples on his head. The apples were as big as barrels. हमने पीछे बात की थी लास्ट लेक्चर में कि चैप्टर नंबर 4 में जो क्वीन का जो ड्वार्फ है वो जेलस हो जाता है गलिवर से और उसने उस वक्त उसको एक क्रीम के प्याले में फेंक दिया था। एंड नाउ अब क्या हुआ है कि जी उसने उसके ऊपर एप्पल्स फेंके हैं उसके हेड के ऊपर टू स्मैश हिज हेड, कि उसका सर तोड़ दूँ मैं कि ये मुझे नज़र ना आए। तो जो एप्पल्स थे अब उनका साइज़ उसने गैलिवर ने बताया कि वो इतने बड़े थे कि जितना एक बड़ा सारा ड्रम होता है, बैरल होता है। नंबर 2 इज़ द गार्डनर्स डॉग कॉट हिम इन हिज माउथ एंड टुक टू हिज मास्टर। सेकंड क्या हुआ कि जो गार्डनर का डॉग था उसने देखा, उसने कहा ये क्या चीज़ है। उसने गलिवर को उठाया अपने मुंह में और उसको सेफ एंड साउंड अपने मास्टर के पास ले जाके उसके सामने रख दिया। नेक्स्ट इज़ गलिवर वॉज टेकन अवे बाय अ काइट, के काइट के साथ गलिवर जो है वो कहीं काइट के साथ थोड़ा सा ये अटैच हुआ होगा और ये अटैच होते ही टच होते ही तो वो उसको साथ में कहीं उसके साथ उड़ा कर तो हवा में ले गई। अल्टीमेटली ही वॉज रेस्क्यूड। नंबर 4, बर्ड्स यूज टू स्नैच फूड फ्रॉम हिज हैंड्स। यहाँ पर गलिवर ने बताया कि वो बेचारा इतना परेशान रहता था कि बर्ड्स जो हैं वो भी उसको कुछ समझने नहीं, क्योंकि बर्ड से भी ये छोटा था, बर्ड्स इससे बड़े थे और वो इतना ज़्यादा इसको तंग करते थे कि समटाइम्स जैसे खाना खा रहा होता था तो इसके हाथों से जो है वो खाना छीन कर ले जाते थे। हमारे यहाँ पर जो क्रोज़ हैं जो स्पेशली जो विलेजेस में होते हैं वो खाते हुए रोटी जो है वो निकाल कर तो आपके हाथ से ले जाते हैं। वहाँ पर अभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा होता था। मे बी अभी वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहे, इतना ब्रेव नहीं रहे। समटाइम्स होता होगा इससे, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। तो वहाँ के जो आपके बर्ड्स हैं वो उसके हाथों से खाना ले जाते थे। नंबर 5, द क्वींस मेड्स वर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर गलिवर ऑन अकाउंट ऑफ देयर बैड टच एंड बैड डोर्स ऑफ देयर बॉडीज़। गलिवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो क्वीन की हादमाएँ थी, जो उसकी मेड थी। समटाइम्स ग्लमडा क्लेच उसको ले जाया करती थी वहाँ पर, तो वो जो थी वो इसको देखती थी, हाथों में पकड़ती थी, इसको खिलाती थी और इसको हाथ भी लगाती थी, इसके साथ खेलती थी। और वो कभी भी इससे जो है वो ये फ़ील नहीं करती थी कि हमारे दरमियान एक स्ट्रेंजर मौजूद है। और ये चीज़ जो थी वो गलिवर को बहुत बुरी लगती थी और गलिवर को उनकी जो स्मेल थी, बॉडी की स्मेल, वो भी बहुत बुरी लगती थी, बहुत इरिटेटिंग लगती थी। उसके बाद जो 6 नंबर पे है, द क्वीन प्रोवाइडेड अ बोट टू गलिवर टू मेक हिम हैप्पी। और समटाइम्स गलिवर बहुत सैड हो जाता तो गलिवर को वो हैप्पी करने के लिए क्वीन ने एक ऑर्डर किया था कि जिसके लिए एक बोट बनाई जाए। जब वो बोट बन गई तो उसने गलिवर को इसमें बिठा कर कहा कि जी गलिवर को सैर कराई जाए। अब ज़ाहिर है उसको किसी वहाँ के जो ब्रॉडनिंग के नदी नाले थे वहाँ पर तो करवाई नहीं जा सकती थी, तो लिहाजा वो क्या करते थे कि वो एक जो छोटा सा एक ट्रफ बनाते थे जिसके बीच में उसको बोट जो थी वो चलाई जाती थी। तो sailed on a trough wherein a big frog jumped and overturned his boat। और एक मर्तबा क्या हुआ कि इसी तरह से वो जो एक छोटा सा तालाब सा बनाया गया था, एक छोटा सा ट्रफ बनाया गया था, उसमें एक फ्रॉग ने जंप लगाया और जैसे ही उसने जंप किया तो जो गलिवर की जो बोट थी वो उलट गई और ये बड़ी मुश्किल से फिर बचा था। नंबर 7 इज़ अ पेट मंकी मिस्टूक हिम फॉर हिज बेबी। एक पेट मंकी था, उसने समझा कि ये मेरा ही कोई छोटा सा बच्चा है, वो उसको उठा कर ले गया। टुक हिम टू द रूफ, छत पर ले गया एंड प्रोसिक्निंग फूड इन हिज माउथ। और जाहिर है कि वो तो गली सड़ी जैसी मर्जी चीज़ें खाई जाते हैं, तो उसने जो भी गला सड़ा खाना था वो उसके मुंह में डालना शुरू कर दिया कि खाओ इसको ताकि तुम बड़े हो जाओ। देन ही वॉज रेस्क्यूड बाई रेस्क्यूअर्स, तो ये बचा लिया गया। नंबर 8 इज़ गलिवर ट्राई टू जंप ओवर हीप ऑफ काउ डंग। अब जी जो काउ थी जाते जाते उसने गोबर अपना जो रास्ते पर फेंक देते हैं फेंक दिया हुआ था और गलिवर जो था वहाँ से जा रहा था, उसने क्रॉस करना था उसने, और वो जो काउ डंग था
वो सोचिए कि कितना बड़ी सी जगह पर फैला होगा, कितने फीट तक फैला होगा। तो गलिवर जो है उसको ये लग रहा होगा कि मैं इतना डिस्टेंस में कवर करके आगे जाऊंगा, फिर मैं इधर से क्रॉस करूंगा, फिर मैं पीछे आऊंगा, तो बेहतर है कि मैं यहाँ से जंप लगा लूँ। उसके जहन में तो यहाँ का होगा। तो ये जब वो ये सोच कर उसने जंप लगाया तो वो ही मिस अंडरस्टूड द डिस्टेंस, और फिर क्या हुआ, एंड फेल इनटू द सेंटर ऑफ इट। तो वो उसके बिल्कुल एन दरमियान में, काउडंग के दरमियान में गिर गया, और फिर उसको वहाँ से निकाला गया। Gulliver realized the fact that a man could not become honorable in front of those who were superior to him in all aspects. ये आरनी है, यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है जो हमारा राइटर है पूरी सोसाइटी को। और उसमें उसने कहा है कि गलिवर जब यहाँ इस तरह से गिर गया और उसको बड़ी इंसल्ट फील हुई, तो उसने सोचा कि जी क्या फ़र्क पड़ता, मैं इतना यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा ऑनरेबल मैन बनूँ यहाँ पर, कि जिस तरह का ऑनरेबल वो यहाँ पर इंग्लैंड में हुआ करता था। तो उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर ऑल सुपीरियर टू हिम, तो ये वो कर नहीं सकता था। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर राइटर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो भी हमारे लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, या हमारी वीक पीपल हैं, जो हमारे वीक फेलोज़ हैं, दे कैन नॉट कन्विंस द हाई अप्स। उनके वो कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ जो इक्वालिटी है वो नहीं है। तो ये इन इक्वालिटी होने की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं जो हुआ करती हैं, जो हो रही हैं यहाँ पर गलिवर के साथ। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 सेज दैट गलिवर वॉच द बार्बर शेविंग द किंग। तो किंग की शेव कर रहा था, गलिवर ने देखा बार्बर जो है, तो जो किंग के शेव करने से जो बाल उतर रहे थे वो इतने सारे थे और इतने बड़े थे कि उसने से बहुत सारी चीज़ें बनाई। ही मेड डिफरेंट थिंग्स ऑफ द किंग्स हेयर इंक्लूडिंग अ कॉम्ब, अ पर्स इन सम चेयर्स ऑफ ग्लमडक फॉर ग्लमडकलिच। उसने एक कॉम्ब बनाई, एक पर्स बनाई, और ग्लमडकलिच के लिए उसने कुछ चेयर्स भी बनाई हैं। नेक्स्ट इज़ enjoyed concerts at court इंक्लूडिंग dances एंड प्लेइंग म्यूज़िक। और वहाँ पर जो कॉन्सर्ट्स होते थे कोर्ट में, गलिवर जो है वो भी वहाँ पर जाता था और उनको उससे म्यूज़ होता था, इन्जॉय करता था उनको। और उसने क्या खुद से भी जो है पार्टिसिपेट किया। सो पार्टिसिपेटेड रिप्रेजेंटिंग एन ओल्ड रस्टिक डांस ऑन द पियानो कीबोर्ड। तो वो जो कीबोर्ड के ऊपर जो है वो उसने चढ़ कर तो उसके ऊपर डांस किया, कभी ऊपर चढ़ जाता था, कभी नीचे, तो डिफरेंट उसने ट्रिक्स सिखाए। तो ये उसका एक ओल्ड रस्टिक डांस का जो स्टाइल था वो उसने वहाँ पर प्रेजेंट किया। As per desired by the king, Gulliver gave him a brief introduction of history, different systems, sports and military exercises with English society। जब इतना अरसा गुजर गया उसको वहाँ पर, तो अब किंग को ख्याल आया कि वो गलिवर से कुछ पूछे इंग्लैंड के बारे में, जो उसका लैंड है उसके बारे में, उससे उसका होमलैंड के बारे में पूछे। तो गलिवर ने अब इंग्लैंड की हिस्ट्री बताई है, ब्रीफ हिस्ट्री बताई है। उसके बाद उसके जो वहाँ पर जुडिशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, लॉ है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं, और जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सारी की सारी उसने यहाँ पर किंग को बताई हैं। द किंग लिसन टू दीज अकाउंट्स गिवन इन 5 सिटिंग्स। ये 5 सिटिंग्स में उसने ये सारी चीज़ें बताई नहीं, उसने इतना कुछ बताया उसको। तो किंग ने सिर्फ सुना नहीं है, ही टुक नोट्स। और ये एक अच्छी हैबिट है जो कि यहाँ पर राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है। और ये भी पता चल रहा है कि जो किंग है, ही नोज़ हाउ टू राइट, रीड एंड राइट। द किंग ऑल्सो पुट मैनी क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस। जब उसने ये सारी चीज़ें बता रहा था तो किंग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत सारे उसने ऑब्जेक्शंस भी किए कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये सारी चीज़ें बात की उसने। द किंग वॉज अमेज्ड द जुडिशियल सिस्टम यूसेज ऑफ आर्मी इन पीस टाइम्स ऑल्सो। किंग जो है वो बड़ा हैरान हुआ कि जो यहाँ पर कि इनके यहाँ भी लॉज हैं, इनके यहाँ भी जुडिशल सिस्टम है। और फिर वो इस चीज़ पर भी हैरान हुआ कि आर्मी जो है वो पीस टाइम में भी यूज़ किए जाती है। एंड द ग्रुप्स फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। और वहाँ पर स्टेट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है हमारा राइटर जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसके क्रिटिकल नोट है यहाँ पर, ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि उसने असल में क्रिटिसाइज़ किया जो यहाँ पर एक यूनिवर्सल मैसेज दिया उसने, कि जो लोगों ने अपने डिफरेंट सेक्ट्स बना लिए, जो ग्रुप्स बना लिए इन द नेम ऑफ स्टेट और रिलीजन, के हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, खूब कहा था कि तुम पंजाबी भी हो, अफ़गान भी हो, सैयद भी हो, पठान भी हो, ये हो, वो हो। तो इस तरह की बातें जो हैं वो इस चीज़ को राइटर जो है वो राइटर भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि वही मैसेज, वही थीम जो अल्लामा
इकबाल साहब ने पेश किया था, बिल्कुल वही यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है इसके थ्रू। ही रिगार्डेड द ब्रिटिश हिस्ट्री एज अ टेल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, मर्डर्स, रिबेलियंस, रेवोल्यूशंस एंड बैनिशमेंट्स। वंस अगेन एक आयरॉनिक स्टेटमेंट आ गया कि उसने कहा कि जो ब्रिटिश हिस्ट्री तुमने मुझे सुनाई है, इससे तो ये पता कि तुमने मुझे एक कहानी सुनाई है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ साजिशें हैं, जिसमें मर्डर्स हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बगावतें हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे इनकलाब आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को इलाका बदर किया जा रहा है, यानी कि जुल्म किए जा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स। तो ये इसको उसने क्रिटिसाइज़ किया है राइटर ने। उसने कहा कि जी ये है हमारी हिस्ट्री, ये है ह्यूमन हिस्ट्री, कि जिसकी वजह से हमें उस बंदे के सामने, उस किंग के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। द मोस्ट परनीशियस रेस ऑफ लिटिल ऑडियस वर्मन, ये वर्ड्स हैं जी किंग के, जो उसने इंग्लैंड की हिस्ट्री सुनने के बाद उसने इन सब लोगों के बारे में, जो यहाँ के लोग हैं, इन्हाबिटेंट्स हैं इंग्लैंड के, उनके बारे में कहा है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि सबके ऊपर अप्लाई होता है इक्वली। उसी तरह से जितने भी लोग हैं इन्हाबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जी। और अब आप यहाँ देखिए उसकी जो टोन है वो कितनी ब्लीक हो चुकी है। सटायर गेटिंग मोर ब्लीक एंड ब्लैक, इन्हेंसिंग द डिग्री ऑफ क्रिटिसिज्म, जो आगे आने जा रहा है। यही कि आप देखें कि लिलीपुटियंस में जब गलिवर गया है तो वहाँ के जो स्टे है वहाँ पर आपको राइटर का इतना ब्लीक स्टायर नहीं मिलता। वहाँ पर राइटर बड़ा माइल्ड सा टोन में बात करता है, वहाँ का किंग जो है वो भी इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन यहाँ पर किंग जो है पहले खुद ही कहता मुझे सुनाओ, फिर सुनने के बाद फिर खुद ही इतना ब्लंटली वो क्रिटिसाइज़ करता है, इतना हार्शली वो क्रिटिसाइज़ करता है कि उसने, आप उसके वर्ड्स को देखिए, मोस्ट परनिशियस रेस ऑफ लिटिल ऑटियस वर्मन। आप ये देखें कि अगर लिटिल ऑडियस वर्मन को अगर आप देखें तो हमें ये हमारे कुरान पाक से भी पता चलता है कि जब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान अपनी औकात पर तो गौर करे, इंसान ये तो देखे कि उसको पैदा किस चीज़ से किया गया है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो एक्चुअली हमें थ्रू किंग हमें वो ये चीज़ कन्वे करना चाह रहा है कि हम लोग जो इतना कुछ कर रहे हैं, हम कॉन्स्पिरेसीज भी कर रहे हैं, हम मर्डर्स भी कर रहे हैं, हम बैनिश भी कर रहे हैं लोगों को, हम रिबेल भी कर रहे हैं, हम रिवोल्यूशंस भी लेकर आ रहे हैं, हम इतने सारे जुल्म कर रहे हैं, तो हमारी औकात क्या है। तो उसने इस पे इसको कहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, परनीशियस रेस है। उसने ह्यूमन बींग्स को उसने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है, टारगेट किया है। तो ये चीज़ जो है ना, ये राइटर आप ये देख लीजिए कि आपकी जो डिग्री है वो बढ़ती चली जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है राइटर जो है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमें जो है वो हमें पता चल रहा है कि जी जो चैप्टर नंबर 6 में हमें पता चला था कि जी किंग को उसने ये सारी बातें बताई हैं। तो अब क्या हुआ है कि जी चैप्टर नंबर 7 में पता चला कि गलिवर जो है उसका रिएक्शन क्या, कि उसने सुन लिया कि हाँ हाँ बहुत सही कह रहा है गलिवर, किंग जो है। क्या हुआ कि गलिवर डिड नॉट लाइक हार्श एंड हेटफुल ओपिनियन ऑफ द किंग अबाउट इंग्लैंड। एक्चुअली यहाँ पर जो है राइटर जो है वो बड़ा टेक्टिकली, बड़ा टेक्टफुली जो है वो हमें बता रहा है कि रीडर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर रीडर का क्या रिएक्शन है। और यहाँ पर आप देखिए कि उसके इस तरीके को कि उसने चैप्टर नंबर 6 वहाँ पर क्लोज कर दिया, जहाँ पर किंग ने ये रिमार्क्स दिए हैं टू ब्रिंग अ पॉज। और वो पॉज हटाने के बाद जब चैप्टर नंबर 7 में हम आते हैं तो वहाँ पर वो गलिवर का रिएक्शन हमें बता रहा है। और वो रिएक्शन असल में वो हमें सेटिस्फाई करने के लिए, पेसिफाई द फीलिंग्स ऑफ द रीडर, के जो एकदम से इतना हर्ट होता है कि ये इतना गुस्सा आ गया किंग को, आखिर ऐसा क्या हुआ, अगर हमने फ़लाँ वक्त ऐसे किया था तो हमारे साथ भी फ़लाँ वक्त में ऐसे हुआ। तो हमारे पास उसके सारे के सारे जस्टिफिकेशंस हैं। तो अब राइटर ने कहा कि जी गलिवर जो है उसने बिल्कुल पसंद नहीं किया। एक्चुअली वो प्रिपेयर कर रहा है राइटर का माइंड कि इससे आगे जो है वो इससे भी हायर डिग्री आने वाली है क्रिटिसिज्म की, इससे आगे इससे भी ब्लीक एंड ब्लैक सटायर आने वाला है। ही थॉट दैट द किंग वॉज लिविंग इन अ कंट्री सेपरेट फ्रॉम द होल वर्ल्ड, दैट वॉज वाई ही वॉज हैविंग सच ओपिनियन। अब इस पर गलिवर ने अपने आप को जवाब क्या दिया है। गलिवर ने लाइक नहीं किया, लेकिन उसने उसको जवाब भी नहीं दिया कि ये आप क्या कह रहे हैं। गलिवर ने अपने आप को, जिस तरह एक वीक पर्सन जो है वो बहुत सारी जस्टिफिकेशंस दे देता अपने आप को, जब वो किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को जवाब नहीं दे सकता, उसके सामने रिएक्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ कह नहीं सकता।
तो अब उसने अपने दिल में ही सोचा कि असल में जो एम्परर है बेचारा, जो किंग है बेचारा, ये अकेला रहता है पूरी दुनिया में, इसका किसी दूसरे के साथ रब्ता कोई नहीं, इसको क्या पता कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसको क्या पता कि आपने किस तरह से रहना होता है सोसाइटी में। तो इसलिए इसकी इस तरह की ओपिनियन है। गलिवर डिस्क्राइब द कैनन, और उसके बाद फिर क्या हुआ, गलिवर ने कहा मैं तुम्हें कैनन के बारे में बताता हूँ। तोप क्या होती है, बड़ी सी बिग गन कैसी होती है, एंड इट्स यूजेस, और उसके यूजेस बताए उसने। इन ऑर्डर टू बिकम मोर पावरफुल, उसको बताने के लिए कि देखिए जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। बट द किंग एक्सप्रेस हिज फियर, डिसलाइक एंड क्रिटिसिज्म, लेकिन क्या हुआ, उल्टी ही हो गई ये सारी बात कि किंग ने इसके ऊपर बहुत ही सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म किया, और उसने उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया और कहा ये सारे के सारे इनह्यूमन आइडियाज़ हैं जो तुम मुझे बता रहे हो, एक ह्यूमन बीइंग को ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। और यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है राइटर जो है हमारी सोच को, हमारे यूज़ेस को जो हम यूज़ करते हैं इन सारे वेपन्स को। और अगर आपको याद हो, आपके बीए फोर्थ ईयर में आपने जो पढ़ा था नागासाकी का जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी राइटर ने यही बताने की कोशिश की थी कि ये वेपन्स यूज़ नहीं होने चाहिए क्योंकि ये सब के सब ह्यूमन डिस्ट्रक्शन को कॉज करते हैं। तो यहाँ पर भी जो राइटर है वो ये हमें बताना चाह रहा है कि असल में ये सब चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं टू डिस्ट्रॉय अदर्स, टू डिस्ट्रॉय आवर एनिमीज़, तो वो सब चीज़ें हैं इन ह्यूमन आइडियाज़ हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपिगेट कर रहे हैं। अब इस पर क्या हुआ कि जो गलिवर considered the king's remarks as narrowness of his ideas and shortness of his opinion। अब यहाँ पर जो है वो वंस अगेन जो है वो राइटर ने हमें स्पेसिफाई करने की कोशिश की। गलिवर ने उसको फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने दिल में सोचा कि बेचारा जो है वो उसके आइडियाज़ ही बड़े नैरो हैं, ये है ही बहुत पुराने ज़माने का, बड़ा कंजर्वेटिव आदमी है, इसकी ओपिनियन ही बहुत इस तरह की शॉर्ट लेवल की है, इसको क्या पता कि क्या करना पड़ता है जब आपको एक बड़ी दुनिया में रहना पड़ता है। इंट्रोड्यूसेस द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग और ब्रॉडिंग, ना वो एकदम से वो आपको हटा कर ले जाता है जी आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की तरफ, बुक्स की तरफ ले जाता है, जहाँ पर वो हमें बताता है देयर लव फॉर बुक्स एंड लार्ज लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू द किंग, के किंग की भी एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जहाँ पर ही हैपन टू गो देयर। और वहाँ पर उसने क्या किया कि एक ही टेल्स अबाउट अ बुक ऑन मोरालिटी, उसको वहाँ पर एक बुक मिलती है जो कि मोरालिटी के बारे में है। और यहाँ पर वो हमें उसको याद आता है और वो बताता है हमें जी that they had acquired high standards of morality, ethics, history, poetry, law, mathematics, and high disciplined army। इवन जो आर्मी का डिसिप्लिन था उसको देखकर और उनकी परेड उसने देखी है, उससे देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। ये सारी की सारी उसने बताएंगी, सारी हाई स्टैंडर्ड्स जो हमें जिन चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो अब ये देखें कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, उनके हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। देयर लॉज वर वेरी ब्रीफ एंड सिंपल टू बी अंडरस्टूड। यहाँ पर वंस अगेन उसने क्रिटिसाइज़ किया इंग्लैंड के लॉज को कि जो इतने इवन अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के लॉज को भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉ जो हैं वो इतने एम्बिगुअस होते हैं और उनकी लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि एक कॉमन मैन तो उनको समझ नहीं सकता, और उनको समझाने के लिए फिर से इशू करना पड़ता है कि जिसमें डिस्क्रिप्शन दी होती है कि जी इस लॉ का मतलब ये है, इस क्लॉज का मतलब ये है, इस रूल का मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसमें। तो उसने कहा कि जी वो इतने सिंपल है कि वो एक एक लाइन में ही समझ आ जाते हैं, कोई उनको बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक के लिए ईजी है और सिंपल हैं। देयर आर्मी वॉज नॉट यूज टू गेट कंट्रोल ओवर अदर्स रादर टू प्रिवेंट सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत बड़ा ये सटायर है। उसने कहा कि जी वहाँ पर जो आर्मी है उसको वो जो पीस वाले दौर में आर्मी का यूज़ है वो किंग जो है इसलिए डिस्टर्ब हुआ था कि पीस के दिनों में भी आपने नज़र रखी हुई है अपने एनिमी के ऊपर, आपके जो नेबर हैं उसके ऊपर नज़र रखी है कि ये हमारे हमारे सामने आए तो हमने इनको मार देना है, कोई कोई भी ऐसा बहाना ढूंढ कर तो हमने उसको किलिंग शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर जो है वो हमें अब उसका जवाब दे रहा है कि ऐसा उसने क्यों सोचा था। इसलिए कि वहाँ पर जो आर्मी है वो लोगों के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए या दूसरों के इलाकों पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि वो जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लोगों के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आर्मी को यूज़ किया जाता है। जैसे जब कोई आप देख लीजिए कि कोई सैलाब आ जाता है या फिर कोई अर्थक्वेक आता है, कोई भी ऐसी जो
इश्यूज़ आते हैं तो उसमें आर्मी जो आती है टू हेल्प द सिविलियंस। तो ये उसने कहा कि जी बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सिविलियंस के उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आर्मी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कोई जैसे कुछ टेररिस्ट होते हैं या कुछ ऐसे रिबेलियस नेचर के लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हम रूल्स को नहीं मानते हैं, तो उनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए भी जो आर्मी को यूज़ किया जाता है। यानी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आर्मी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8। नाउ टाइम टू गो होम। लास्ट चैप्टर है तो अब जाहिर है कि आपने घर जाना है वापस गलेवर ने। तो गलेवर ने घर कैसे जाना है कि जी वो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फील कर रहा है जी इस वक्त। आफ्टर इज 2 years स्टे हियर, 2 साल हो गए उसको ब्रॉबडिंगनिंग में रहते हुए। ग्लमडा क्लच वॉज इल। ग्लमडा क्लच बीमार है क्योंकि जाहिर है कि जो आप का राइटर है ही इज़ अ डायरेक्टर, तो उसने कोई ऐसे रीजंस तो बताने हैं कि जिसकी वजह से आपका जो गलेवर है वो वहाँ से निकल सके उस, क्योंकि अगर गलिवर के साथ ग्लमडा क्लिच आती तो डेफिनेटली वो उसका बड़ा ख्याल रखती कि गलिवर कभी भी अपने घर ना जा सकता, जो कि अभी चला जाएगा। तो ग्लमडा क्लिच चूँकि बीमार थी, सो ही वेंट टू सी साइड फॉर एन एयरिंग वाइल केप्ट इन अ ट्रैवलिंग बॉक्स। उसको एक ट्रैवलिंग बॉक्स में रख दिया गया और उसको सी साइड पर भेज दिया गया है कि वो वहाँ पर हवाखोरी कर ले। कैरिड बाई ह्यूज बर्ड। अब वहाँ पर जब ट्रैवलिंग बॉक्स पड़ा था और वो इंजॉय कर रहा था सी साइड पर हवा को, कि इतने में एक बड़ा सा बर्ड आया, उसने उसके उस ट्रैवलिंग बॉक्स को उठाया। यानी वो जो बर्ड था वो ब्रॉब डिंगनेक का बर्ड था। उसने उसको उठाया और फिर उसको ले गया उड़ता उड़ता, कहाँ चला गया, देन ही ड्रॉप्ड इट टू द सी। और फिर वो बर्ड ने उसको ड्रॉप कर दिया उस ट्रैवलिंग बॉक्स को सी में। देन फ्लोटेड ऑन द वाटर। तो वो जो ट्रैवलिंग बॉक्स था वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो गया। एंड सेव्ड बाय सम सेलर्स हु फाउंड अ बिग फ्लोटिंग हाउस। और फिर क्या हुआ कि अचानक कुछ सेलर्स ने देखा कि एक बड़ा सा घर जो है वो फ्लोट करता हुआ आ रहा है। और फिर उन्होंने इसकी आवाज़ें सुनी, उन्होंने इसको रेस्क्यू कर लिया। ही रीच्ड होम इन 9 months। और वहाँ से ट्रेवल करने के बाद वो अपने घर में तकरीबन 9 months के बाद पहुँचा है। और जब वो वहाँ पहुँचा है और ही इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज ही कुड नॉट गेट अकस्टम टू हिज सराउंडिंग्स। वो अपने जो इर्द गिर्द का माहौल था उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। ही थॉट हिमसेल्फ मिसफिट। उसको अपना आप अजीब लग रहा था, उसको सब लोग अजीब लग रहे थे। वो उनको उसको सब लोग बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। इवन वो समझ रहा था कि शायद वो वंस अगेन ही इज़ इन लिलीपुट, क्योंकि वो तो अब अपने आप को उसी नज़र में देख रहा था ना। उसके सामने इतने बड़े बड़े लोग थे, 2 साल तक उनको देखता रहा, तो वो उसकी अपनी नज़र में इस वक्त वो भी उतना ही बड़ा है। और उसको बाकी सारे लोग जो हैं वो बहुत छोटे लग रहे हैं, क्योंकि उसके जहन में अभी तक इमेज जो है वो फ्रेश है ब्रॉब डिंगनेकियंस का। और उसको लग रहा है कि ये सारे तो इतने छोटे छोटे से लोग हैं। तो उसको लगता है कि शायद वो लिलीपुट में वन सेकेंड वो वहाँ पर आ गया है। और उसके हमारे पास उसका एक कोट है जी, जो उसने कहा जी, माई डॉटर नील्ड बट आई कुड नॉट सी हर। डॉटर जो है वो उसके पास झुकी है लेकिन वो उसको नीचे देख ही नहीं रहा। उसको तो आदत हो गई 2 साल में ऊपर देखने की, अपने से ऊपर देखने की, तो वो ऊपर ही देख रहा है, वो नीचे देख ही नहीं रहा। तो अब उसको कुछ वक्त लगेगा सेट होने में। और अब हमें ये भी बता रहा है राइटर, जब उसने ये सब चीज़ें हमें दिखा रही कि ही इज़ बिकमिंग मिसफिट, तो राइटर हमें असल में बताना चाह रहा है कि उसकी ओपिनियंस चेंज होने जा रही हैं गलेवर की। गलेवर जो है वो अपने उस जगह पर आ चुका है, स्टेज पर आ चुका है कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, उसकी सोच चेंज होनी शुरू हो गई है, ताकि रीडर जो है वो तैयार रहे कि मतलब 2 साल के स्टे के बाद अगर उसका ये चेंज आ सकता है, उसकी सोच में चेंज आ सकता है, तो फिर आगे क्या होगा। सो आगे का हम इंतज़ार करेंगे जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।